नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रीजनल ज्योग्राफी की 4th यूनिट से साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। साउथ अफ्रीका के नेचुरल फीचर्स और रिलीफ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो साउथ अफ्रीका का धरातल और वहाँ की धरातलीय संरचना से संबंधित आज का हमारा ये टॉपिक है। 4th यूनिट में हमारे दो कंट्री हैं, एक तो अर्जेंटीना और दूसरा है साउथ अफ्रीका। अर्जेंटीना इससे पूर्व हमने कंप्लीट किया था। आज हम साउथ अफ्रीका स्टार्ट कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका में भी सेम वही टॉपिक्स जो कि हमने बाकी अन्य कंट्री के लिए भी किए हैं। यहाँ के नेचुरल फीचर्स, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ का एग्रीकल्चर और यहाँ के मिनरल्स और साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, ये मेन टॉपिक है इनमें, जिनकी की हमें स्टडी करनी है, ज्योग्राफिकल स्टडी करनी है। तो चलिए आज हम साउथ अफ्रीका के नेचुरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, धरातल और उचावच के बारे में बात करते हैं। तो पीछे आप बैकग्राउंड में जो देख रहे हो, ये साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन का एक दृश्य है। तो केप टाउन जो इस प्रकार से बसा हुआ, और पीछे आप एक इसमें टेबल की शेप में, ये नेचुरल फीचर्स जहाँ लिखा हो उसके पीछे एक टेबल की शेप में एक आप पठार देख रहे हो। इसको टेबल लैंड प्लेटू कहा जाता है, टेबल लैंड माउंटेन के नाम से ये पुकारा जाता है। तो ये केप टाउन प्रांत में ही मौजूद है। तो चलिए आज हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के धरातलीय स्वरूप और उसकी संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका के जो इसकी लोकेशन है, उस लोकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में ये मौजूद है। तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में मौजूद है। इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री साउथ से लेकर 34 डिग्री साउथ तक, यानी 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतीय विस्तार की यदि हम बात करें तो 16 डिग्री पूर्व से 32 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच इसका देशांतरीय विस्तार है साउथ अफ्रीका का। आप मैप में देखिए, ये मैप में ये जो आप देख पा रहे हो, ये सारा कंप्लीट, ये जो आप देख रहे हो पार्ट जिसमें कि स्टेट दिखाए गए हैं, ये साउथ अफ्रीका है। इसके उत्तर पश्चिम में आप देखिए नामीबिया इसकी सीमाएं बनाता है। इसके उत्तर में बोत्सवाना है, इसकी सीमाएं बनाता है। उत्तर में ही जिम्बाब्वे और उत्तर पूर्व में इसके मोजाम्बिक है। और उत्तर पूर्व में इसके उत्तर पूर्व में स्वाजीलैंड भी है। और साथ में इसके पूर्व में जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, साउथ में भी इसके इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और साथ ही यहाँ पर जो है ये केप टाउन और वेस्टर्न केप जो है, वेस्टर्न केप केप के पास का एरिया, यहाँ पर इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन आपस में मिलते हैं। और इसके पश्चिम में अगर हम देखें तो पश्चिम में इसके अटलांटिक ओशियन है। तो ये तो साउथ अफ्रीका की लोकेशन के बारे में बात हुई। और यहाँ दक्षिण अफ्रीकी इस संघ में कुल 9 प्रांत हैं। और केप टाउन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, केप टाउन ये इसकी दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर मौजूद है। केप टाउन यहाँ की राजधानी है। फिर बात करते हैं इसके धरातलीय उचावच के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका एक प्राचीन स्थलखंड का भाग है। यानी जब कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ, तो उससे विभाजन के पश्चात जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के जो पार्ट बने थे, उसी गोंडवाना लैंड का एक अवशिष्ट भूखंड माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग। तो उसमें से दक्षिण अफ्रीका का जो पार्ट है वो भी उसी गोंडवाना लैंड का ही एक अवशिष्ट भाग माना जाता है। ये जो है प्राचीन पठारी धरातल की यहाँ पर प्रमुखता है। और अधिकांशतः जो ये प्राचीन पठार है, ये इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक है। धरातलीय संरचना की दृष्टि से अगर देखें तो जो दक्षिण अफ्रीका का धरातल है, अति प्राचीन कारू क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। यानी मोस्टली जो दक्षिण अफ्रीका का धरातल है वो कारू क्रम की चट्टानों से प्राचीन कारू क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, जिसका निर्माण जो है अंतिम कार्बोनिफेरस युग से लेकर अंतिम ट्रियासिक युग, यानी 320 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो आप ये देख रहे हो, ये इस मैप में आप देखिए, ये ग्रेट एस्कारपमेंट का ये पार्ट है, लोलैंड, हाई वेल्ड, ये जो सारा का सारा पार्ट है, ये सारा अफ्रीका का प्राचीन भूखंड है, पठारी और पहाड़ी भूभाग है। तो ये पठारी और पहाड़ी भूभाग जो है, ये कारू संरचना से बना हुआ है, कारू क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। और इनका निर्माण जो है 320 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व की चट्टानों से हुआ है।
धरातलीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो अफ्रीका में वृत्त कगार द ग्रेट एस्कार्पमेंट जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऊंचावचीय यहाँ का भू आकार है। और इसने क्या कर रखा है कि संपूर्ण अफ्रीकी धरातल को दो प्रमुख प्राकृतिक स्वरूपों में विभाजित किए हुए हैं। एक तो ये देखिए आप, ये ग्रेट एस्कार्पमेंट का पार्ट है पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा ग्रेट एस्कार्पमेंट जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से शुरू होकर दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे तक कंप्लीटली ये फैला हुआ है। और इसी के मध्य में मौजूद है कालारी बेसिन और हाई वेल्ड के कालारी बेसिन और हाई वेल्ड के पठारी भाग। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के धरातल की अगर बात करें तो मेन जो यहाँ के फीचर्स हैं उनमें कालारी बेसिन है, हाई वेल्ड यानी ये पठारी एरिया है, उसके बाद ग्रेट एस्कार्पमेंट है, और ये जो तटीय आप देख रहे हो इसको लो वेल्ड के नाम से पुकारा जाता है। तो ये चार मेन दक्षिण अफ्रीका के भू स्वरूप हैं। नीचे आप देखिए दक्षिण अफ्रीका में पठारी धरातल मोस्टली इसी प्रकार का है, टेबल लैंड जैसे आकृति सी, और इसी प्रकार से कम ऊंचे पठारी भूभाग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम बात करें ग्रेट एस्कार्पमेंट का, तो द ग्रेट एस्कार्पमेंट का निर्माण भी जो प्राचीन कारुक्रम की चट्टानों से ही हुआ है। ये आप देखिए द ग्रेट एस्कार्पमेंट जो है इस मैप में आपको दिखाया गया है, जहां जहां मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, ये देखिए द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ये पूरा का पूरा ग्रेट एस्कार्पमेंट का पार्ट है। एस्कार्पमेंट जो है वो जम्बेजी नदी से, यानी पश्चिम में अगर हम देखें तो जम्बेजी से प्रारंभ होता है और उसके बाद ये महाद्वीप के दक्षिणी किनारों से होता हुआ चलता है और उत्तर में ये कुनेन नदी को पार करके फैला हुआ है, यानी उत्तर में यहाँ तक कुनेन नदी को पार करके यहाँ तक ये फैला हुआ है। इस एस्कार्पमेंट का सबसे ऊंचा भाग जो है वो कहलाता है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ये देखिए आप, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये पूर्वी जो भाग है ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहलाता है। ऑरेंज फ्री स्टेट के आसपास का जो एरिया है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। तो ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। तो ये जो समुद्र तल से 10,000 से 11,000 फीट ऊंचा भाग है, 11,000 फीट। इसे स्थानीय रूप से खा लांबा यानी बैरियर ऑफ स्पीयर्स भी कहते हैं। इस ड्रेकन्सबर्ग पर्वत को खा लांबा भी पुकारा जाता है। वैसे इस पूरे द ग्रेट एस्कार्पमेंट का जो पार्ट है इसका अलग अलग भागों में अलग अलग नाम है, जैसे कि ट्रांसवाल में इसे ट्रांसवाल ड्रेकन्सबर्ग कहते हैं, नेटाल में इसे नेटाल ड्रेकन्सबर्ग कहा जाता है, और न्यूवर्ग, न्यू वेल्ड, ये सभी इसी द ग्रेट एस्कार्पमेंट के भिन्न भिन्न भागों के नाम है। दक्षिण में कवाजुलू, नेटाल, ऑरेंज फ्री स्टेट में अगर देखें तो इस स्कार्पमेंट की ऊंचाई जो है वो 3300 मीटर के आसपास पहुंच जाती है। यानी कवाजुलू और नेटाल प्रांत में इस द ग्रेट स्कार्पमेंट की सबसे ज्यादा ऊंचाई है। यहीं पर मौजूद है इसका सबसे उच्चतम शिखर जिसका नाम है जेसूथी, 3804 मीटर। माउंट ओक्स सोर्स दूसरा सबसे ऊंचा इसका शिखर है। देखिए आप, ये द ग्रेट स्कार्पमेंट का एक सीन है, नीचे आप फोटो देख रहे हो, द ग्रेट स्कार्पमेंट का ये एक ही दृश्य है। तो इस प्रकार की ये पहाड़ियां यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में द ग्रेट एस्कार्पमेंट के रूप में मौजूद है। यानी एक तरह से भ्रंशित पर्वत है, भ्रंश जनित पर्वत है। तो ये एक भ्रंश की वजह से ये पार्ट जो है ऊपर उठा और पर्वतीय स्वरूप में इसने वर्तमान अपनी भूमिका में मौजूद है। तो केप प्रांत में अगर देखें तो एस्कार्पमेंट की ऊंचाई जो है वो 900 से 2400 मीटर है। केप ये यानी केप प्रांत जो है इसका ये जो है पश्चिमी केप, पूर्वी केप, इस तरह से। तो ये जो केप प्रांत यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 900 से 2400 मीटर, और यहाँ एस्कार्पमेंट का जो भूदृश्य है टेबल जैसा है, यानी टेबल सदृश, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से में ही बताया था। और यहाँ इसे टेबल लैंड प्लेटू कहा जाता है। यहाँ इस केप टाउन के आसपास ये जो पार्ट है केप टाउन के आसपास, यहाँ पर ये टेबल लैंड पठार कहलाता है। एस्कार्पमेंट में क्या है कि जगह जगह पर स्टेयर्स जो है स्वरूप पाया जाता है, यानी सीढ़ीनुमा धरातलीय संरचना का निर्माण हुआ है। और क्यूनन, ऑरेंज और लिम्पोपो जो नदियां हैं वो ऐसे ही सीढ़ीनुमा धरातल से बहते हुए बहुत से वाटरफॉल का यानी जलप्रपातों का निर्माण यहाँ पर करती हैं। तो ये तो हुआ था ग्रेट एस्कार्पमेंट की बात। नेक्स्ट है पठारी प्रदेश। तो द ग्रेट एस्कार्पमेंट के साथ साथ जो है पठारी प्रदेश दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, और इसकी जो संरचना है, इसका स्ट्रक्चर वो भी कारुक्रम की प्राचीन चट्टानों से ही ये बना हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश भाग अगर देखें तो इसी प्रकार की प्राचीन पठारी भूमि ही है। जो द ग्रेट एस्कार्पमेंट है ये इस पठारी प्रदेश को उत्तर से
पश्चिम में और दक्षिण में 3 ओर से घेरता है। देखिए यहाँ पर ये जो इसके ये ग्रेट एस्कार्पमेंट है और इस ग्रेट एस्कार्पमेंट के मध्य में ये जो हाई वेल्ड आप देख रहे हो, ये हाई वेल्ड एक पठारी प्रदेश ही है। तो ये जो पठारी प्रदेश है, ये पठारी प्रदेश 3 ओर से ये किससे घिरा हुआ है? द ग्रेट एस्कार्पमेंट से घिरा हुआ है। ये एक पिडमोंट पठार का उदाहरण है, यानी पर्वत की तलहटी पर जो पठार होते हैं उनको पिडमोंट पठार कहते हैं। तो ये पिडमोंट पठार का उदाहरण है जो द ग्रेट एस्कार्पमेंट की भ्रंशित संरचना की पदस्थली पर यानी उसके पिडमोंट पर मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका के इस पठारी प्रदेश को 2 उपभौतिक भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक आंतरिक उच्च भूमि और दूसरा तटीय उच्च भूमि। देखिए आंतरिक उच्च भूमि जो है वो हाई वेल्ड जो हम बात कर रहे हैं, ये हाई वेल्ड का पठारी भाग है, ये कहलाता है आंतरिक उच्च भूमि। और जो तटीय उच्च भूमि है, ये देखिए तट के साथ साथ द ग्रेट एस्कार्पमेंट के साथ साथ ये जो फैली हुई है तटीय उच्च भूमि, इनकी ऊंचाई कम है, यहाँ पर ये 700 मीटर के आसपास ही ऊंचे हैं। तो ये जो भाग है ये कहलाते हैं लो वेल्ड्स। तो इसको यानी यूं कह सकते हैं हम कि इस पठारी भाग को 2 भागों में बांट सकते हैं, हाई वेल्ड और लो वेल्ड। तो पहले हम बात करते हैं आंतरिक उच्च भूमि। तो द ग्रेट एस्कार्पमेंट और कालाहारी बेसिन, ये देखिए आप कि ये कालाहारी बेसिन है और ये द ग्रेट एस्कार्पमेंट है। तो इसके बीच का ये जो भाग है इस मैप में आप देखिए, इसका ये जो बीच का भाग है ये कहलाता है हाई वेल्ड्स, यानी ये है आंतरिक उच्च भूमि। ये जो एरिया ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है एक तरह से, यानी स्टेपी घास के मैदान है ये, और यहाँ पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है। पश्चिम में इनकी चौड़ाई कम है, यहाँ देखिए आप, आपको दिखाई भी दे रहा है कि पश्चिम में इनकी चौड़ाई कम है, लेकिन दक्षिण में और उत्तर पूर्व में इनकी चौड़ाई ज्यादा है। तो दक्षिण में ये सर्वाधिक और दक्षिण में ये सबसे ज्यादा चौड़े हैं। लिसोथो के उत्तर में और फ्री स्टेट में भी इनकी चौड़ाई अधिक है। यहाँ पर है लिसोथो और फ्री स्टेट, लिसोथो और फ्री स्टेट दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर इनकी चौड़ाई ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु पाई जाती है। और कालाहारी मरुस्थल के समीपवर्ती भागों में, यानी इस पठारी प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये जो कालाहारी मरुस्थल के आसपास के जो एरिया हैं, यहाँ पर शुष्कता थोड़ी ज्यादा मिलती है, इस कारण से यहाँ पर घासों की ऊंचाई कम है। केपटाउन के निकट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पठार जो है टेबल जैसी आकृति में फैला हुआ है, इसलिए वहां पर इसको टेबल लैंड माउंटेन के नाम से पुकारा जाता है। हाईवेल्ड्स जो है वो समुद्र तल से 600 से 1200 मीटर ऊंचे हैं। दूसरे हैं लो वेल्ड्स यानी तटीय उच्च भूमि। तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी तटीय भागों में द ग्रेट एस्कार्पमेंट के साथ साथ ये तटीय उच्च भूमि फैली हुई है। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हो, इस मैप में आप देखिए कि तट के साथ साथ जो ये फैली हुई है ये लो वेल्ड्स यानी तटीय उच्च भूमि। ये इन हाई वेल्ड से थोड़ा कम ऊंचाई इनकी पाई जाती है। ये भी एक पठारी प्रदेश है जिनकी ऊंचाई 700 मीटर से भी कम है और इन्हें लो वेल्ड्स के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए नीचे के फोटोग्राफ्स इसमें आप देखिए, ये टेबल लैंड जो मैं आपको बता रहा था केप टाउन में मौजूद है, टेबल जैसी आकृति है, इसको टेबल लैंड माउंटेन कहा जाता है। और यहाँ देखिए ये हाई वेल्ड्स हैं, यानी छोटे 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 पहाड़ी और पठारी एरिया है, उनके ऊपर ये घास जो फैली हुई है ये हाई वेल्ड्स कहलाते हैं। यहाँ भी देखिए ये हाई वेल्ड्स का एक नजारा आप देख रहे हो, तो ये हाई वेल्ड्स है। फिर पूर्वी और पश्चिमी केप प्रांतों में अगर देखें तो ये इस पहाड़ी और पठारी भूमि की ऊंचाई जो है 1200 मीटर से अधिक हो जाती है और यहाँ पर इन्हें केप फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। देखिए आप इस डायग्राम में देखिए, ऊपर वाले डायग्राम में यहाँ पर ये जो केप पूर्वी, एक तरफ ये पूर्वी केप प्रांत है और एक तरफ ये पश्चिमी केप प्रांत है। तो पूर्वी और पश्चिमी केप प्रांत में यहाँ पर ये थोड़ा सा वलित यानी फोल्डेड माउंटेन के रूप में पाए जाते हैं। तो ये यानी तटीय उच्च भूमि के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तटीय उच्च भूमि जो है पूर्वी और पश्चिमी के प्रांतों में फोल्डेड माउंटेन्स के रूप में यानी वलित पर्वतों के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें केप फोल्ड माउंटेन्स के नाम से पुकारा जाता है और यहाँ उनकी ऊंचाई 1200 मीटर के आसपास है। दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्वी तटीय भागों एवं पश्चिमी तटीय भागों में ये पठार जो है वो सीढ़ीनुमा आकार में फैले हुए हैं, यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट जो वहां से अनेक नदियां जो वो नीचे की ओर उतरती हैं और जलप्रपात का निर्माण करती है पूर्वी तट और पश्चिमी तटों पर। इन्हें पूर्वी सीढ़ीनुमा क्षेत्र और पश्चिमी सीढ़ीनुमा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये जो तटीय पठारी भूमि है यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु ही पाई जाती है और यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। ये पीछे देखिए आप बैकग्राउंड में जो स्टेपी घास के मैदान का ही एक नजारा आप देख रहे हो। नेक्स्ट यहाँ का जो भूस्वरूप है वो है कालाहारी बेसिन। तो पठार का जो उत्तरी भाग है वो कालाहारी बेसिन है। इसका जो अधिकांश भाग है कालाहारी बेसिन का मोस्टली जो पार्ट है वो बोत्सवाना में, नामीबिया में है और इसी क्या है
ओकावांगो बेसिन भी कहा जाता है। ओकावांगो यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदी है, तो इसे ओकावांगो बेसिन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस कालाहारी बेसिन का जो उत्तरी भाग है और मध्यवर्ती भाग है वो क्या है कि शुष्क है। बाकी पूरी कालाहारी बेसिन ऐसा नहीं कि भाई मरुस्थलीय क्षेत्र है, पूरी कालाहारी बेसिन मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि बेसिन का मध्यवर्ती भाग और उत्तरी भाग थोड़ा शुष्क है, मरुस्थलीय है, बाकी जो है बेसिन नदी बेसिन के रूप में है। तो बेसिन का मध्यवर्ती भाग रेतीला मरुस्थल है, जो कि चारों ओर से उच्च पठारी भूमि से घिरा हुआ है। आप देख सकते हो इस मैप में, आप देखिए ये है कालाहारी बेसिन। ये जो आप देख रहे हो ये कालाहारी बेसिन है। तो ये कालाहारी बेसिन अंगोला में भी है, जाम्बिया में भी है, नामीबिया में भी है, बोत्सवाना में है, और थोड़ा सा पार्ट इसका देखिए साउथ अफ्रीका में। ये आप दक्षिण का इस कालाहारी बेसिन का भाग देखिए साउथ अफ्रीका में मौजूद है। जिम्बाब्वे में भी थोड़ा सा पार्ट इसका पड़ता है। तो ये कालाहारी बेसिन है, और इसका जो उत्तरी और मध्यवर्ती भाग जो है वो शुष्क रेतीला धरातल है। ये जो बेसिन है ये एक अंतः प्रवाही रेतीली और चट्टानी धरातल वाला ये भाग है। यानी यहाँ पर रेत के सैंड ड्यून्स भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा चट्टानी धरातल जिनको कि हमादा कहते हैं, चट्टानी भूदृश्य हमादा कहलाता है, चट्टानी मरुस्थल हमादा कहलाता है। तो हमादा और सैंड ड्यून्स साथ साथ यहाँ पर पाए जाते हैं। इस जो ये बेसिन है कालाहारी बेसिन, यहाँ पर का यहाँ का जो भूदृश्य है, लैंडस्केप जो है उसमें बालू का स्तूप यानी सैंड ड्यून्स, हमादा मरुस्थल जैसा मैंने आपको बताया, चट्टानी मरुस्थल, बजादा। बजादा क्या होता है, किसी पहाड़ी की तलहटी पर, पहाड़ी की तलहटी पर जो अपर्दन की वजह से एक सतह बनती है, प्लेन समतल सतह बनती है, वो बजादा कहलाती है। उससे आगे का जो भाग होता है निम्न भूमि, इस पहाड़ी तलहटी से आगे की जो निम्न भूमि होती है वो बालसन कहलाती है, और बालसन में छोटी छोटी खारे पानी की झीलें होती हैं जो पलाया कहलाती हैं। तो इस कालाहारी बेसिन में यही सब कुछ यानी भूस्वरूप दिखाई देता है, लैंडस्केप दिखाई देता है, जिनमें बालू स्तूप, हमादा मरुस्थल, बजादाओ, बालसन और पलाया जैसे भूदृश्य यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये बजादा, बालसन और पलाया, बजादा सॉरी मैं ये आपको फिर से रिवाइज कर दूं। बजादा क्या होता है कि जो चट्टानी पहाड़ी एरिया, उस पहाड़ी एरिया की तलहटी से जस्ट आगे की ओर निक्षेपण की क्रिया से बनने वाला एक मैदान होता है, वो कहलाता है बजादा। ठीक है। और बालसन जो होती है निम्न भूमि होती है, बालसन निम्न भूमि होती है, और जो पहाड़ी की तलहटी पर जो घर्षित सतह जिसके बारे में आपको बता रहा था, जो अपर्दन से बनती है, उसको बोलते हैं पेडिमेंट या पिडमेंट मैदान। तो वो पिडमेंट मैदान ये कहलाता है। तो ये है दक्षिण अफ्रीका की धरातलीय संरचना। तो दक्षिण अफ्रीका को धरातलीय दृष्टिकोण से हमने कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया है। द ग्रेट एस्कार्पमेंट, उसके बाद में पठारी प्रदेश। अब इस पठारी प्रदेश को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। एक हमने हाई वेल्ड और दूसरा हमने किया इसको लो वेल्ड्स। आंतरिक जो हाई वेल्ड्स हैं वो ग्रेट एस्कार्पमेंट के अंदर की ओर यानी तट से अंदर की ओर पाए जाने वाले जो पठारी भाग है वो हाई वेल्ड्स कहलाते हैं, और जो तट के आसपास जो पठारी भाग है वो लो वेल्ड्स कहलाते हैं। और केप टाउन के आसपास या केप प्रांत, पूर्वी और पश्चिमी केप प्रांत के आसपास ये वलित रूप में मौजूद है, वहां पर इनको केप फोल्ड माउंटेन्स के नाम से पुकारा जाता है। और चौथा हमने जो यहाँ का भूदृश्य किया वो था कालाहारी बेसिन। तो कालाहारी बेसिन जो आप मैप में भी देख रहे हो कि ये कालाहारी बेसिन का पार्ट है। तो ये अफ्रीका का है के नेचुरल फीचर्स, यहाँ का धरातल और उच्चावच। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। आप इसको रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। साथ ही साथ कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्णतः पालना कीजिए। और मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी, पक्षियों के लिए परिंदे जरूर लगाइए, और साथ में हो सके तो वृक्षारोपण भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से जो वीडियोस लेकर आता रहूँगा। जैसे ही हमारा ये रीजनल ज्योग्राफी कंप्लीट होगी उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक लेकर आएंगे। और इनमें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें बहुत सी चीज़ें जो है आपके लिए जीके के पार्ट में बनती हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच।